नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सैनी ज्योग्राफिया में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम उन पतित पावनी नदियों के द्वारा निर्मित होने वाली स्थलाकृतियों को पढ़ेंगे जिनकी गोद में मानव सभ्यता और मानव का उद्भव और विकास हुआ। इन्हीं की गोद में मानव पल करके पैदा होकर के और पल करके बड़ा हुआ और विभिन्न सभ्यताएं और संस्कृति का विकास किया। तो आइए इन नदियों के द्वारा कौन कौन से स्थल आकृतियों का निर्माण पृथ्वी के धरातल पर किया जाता है आज जानते हैं। और फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, नेट जेआरएफ, इनमें 1 से 2 प्रश्न हर बार इस टॉपिक में से पूछे जाते हैं। तो आइए इन 1 से 2 प्रश्नों को आज पक्का करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, नदियों से द्वारा निर्मित स्थल आकृतियों के बारे में आज हम जानेंगे और उन दृश्यों को भी देखेंगे जो ये बनाती हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि बहता हुआ जल जब घाटी के अंदर, नदी की घाटी के अंदर, नदी के पार्श्वों को यानी किनारों को और तली को, नीचे जहां से बहता है नदी का पानी, उस तली को खरोंचता हुआ, कुरेदता हुआ, तोड़ता हुआ, काटता हुआ और उस सामग्री को लेकर के आगे बढ़ता है, तो वो सामग्री कहीं अन्यत्र ले जाकर के निक्षेपित भी करता है। तो इससे विभिन्न स्थल रूप बनते हैं। इन्हीं स्थल रूपों का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। नदी के अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया के द्वारा जो अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां बनती है, उन्हीं स्थलाकृतियों का निर्माण धरातल पर होता है और उन्हीं का अध्ययन हमें आज करना है। तो आइए चलते हैं। अब हम देखें दोस्तों कि ये जो कार्य हैं, नदी के निक्षेपण का कार्य, नदी के परिवहन का कार्य और नदी के अपर्दन का कार्य। इसका मतलब नदी सबसे पहले तो अपर्दन करेगी, तोड़ेगी, फोड़ेगी, खरोंचेगी, और नदी का जल और नदी के जल में बहने वाले विभिन्न अवसाद ये कार्य करते हैं। तो इन क्रियाओं को क्या कहते हैं, आइए ये जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपघर्षण की, उसके बाद करेंगे सन्निघर्षण की। अपघर्षण को कोरेजन या एब्रेजन कहते हैं, इंग्लिश का भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद एट्रिशन, सन्निघर्षण को कहते हैं। इसके बाद घोलीकरण आ जाता है, सोल्यूबिलाइजेशन, जल गति क्रिया, हाइड्रोलिक एक्शन और गुहिकायन, कैविटेशन, ये क्रियाएं करती हैं। इसके बाद निक्षेपण, ले जा करके नदी जमा देती है। उससे पहले वो परिवहन भी करती है, जो अपर्दन किया उसका परिवहन करती है, और परिवहन के अंदर वो निलंबन या लटक कर चलना, ये एक कार्य करती है। कर्षण या खींच कर ले जाना दूसरा कार्य, और बलगन या उत्परिवर्तन तीसरा कार्य। तो इन कार्यों के द्वारा नदी एक जगह से जो अपर्दित पदार्थ है, जो अपक्षयित और अपर्दित पदार्थ को उखाड़ करके या परिवहित करके लेके जाती है, एक परिवहन का कार्य है और लास्ट में एक निक्षेपण का कार्य है। तो ये तीनों कार्य सतत रूप से करती रहती है नदी। कहीं निक्षेपण चलता रहता है, कहीं अपर्दन चलता रहता है, कहीं परिवहन चलता रहता है। तो आइए एक एक करके इनको जानते हैं। सबसे पहले हम बात करें अपघर्षण की। तो अपघर्षण, कोरेजन या एब्रेजन इसको कहते हैं। विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों इंग्लिश टर्म का भी। जब अपर्दनकारी कारक यानी नदी, हिमनद, कोई सी भी क्रिया, हिमनद, पवन या महासागरीय लहरें, कोई भी जो मूवमेंट कर रहा है, पवन भी चल रही है, हिमनद भी मूवमेंट कर रहा है, नदी का जल भी कर रहा है, या लहरें थपेड़ा मार रही है तट पर, तो ये जो अपर्दनकारी कारक है, हम नदी पढ़ रहे हैं, हम नदी के अंदर ये अपघर्षण देख रहे हैं, लेकिन अन्य कारक भी अपघर्षण करते हैं, तो इनको भी ध्यान रखना है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, जब नदी जल द्वारा अपने साथ चट्टानी मलबे को और चूर्ण को बहाकर ले जा रही हो, तो पदार्थ धरातल की शैलों और जो तटीय भाग हैं उनका अपर्दन करेगा, उनका घर्षण करेगा, रेजमाल की तरह उनको खरोंचेगा, रगड़ेगा और उखड़ करके कुछ पदार्थ नदी के जल के साथ प्रवाहित हो जाएगा। तो ये जो क्रिया है, इसका मतलब नदी के साथ चलने वाला जो मलबा है, कंकर, पत्थर, बजरी, ये नदी की तली और दीवारों को, तट की दीवारों को तोड़ती हुई, खरोंचती हुई चलती है। तो इस तोड़ने और खरोंचने की जो क्रिया है उसे हम अपघर्षण कहते हैं। अर्थात नदी के साथ चलने वाले जलोढ़ों के द्वारा अपघर्षण की क्रिया कहलाती है। जलोढ़ों के द्वारा होती है खरोंचने और रगड़ने और घिसने की क्रिया को ही हम अपघर्षण कहते हैं। तो कुल मिलाकर के नदी के साथ चलने वाले जितने भी कंकर, पत्थर, बजरी के कण हैं, वो नदी की तली को, नदी की दीवारों को खरोंचते हुए, तोड़ते हुए ढीले पदार्थों को अपने साथ उखाड़ करके ले जाते हैं। इस क्रिया को हम अपघर्षण कहते हैं। ऐसे ही पवन धरातल से उखाड़ती है, हिमनद अपने मार्ग से उखाड़ती है, और सागरीय तरंगे जो है वो तटीय क्षेत्रों से चीजों को या पदार्थों को, चट्टानी कणों को, चट्टानी टुकड़ों को उखाड़ते हैं।
तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? सभी जगहों पर अपघर्षण या एब्रेजन या कोरेजन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है जो इन सभी बाह्य जो चलायमान कारक है उनके अंदर होती है। चलिए आगे देखते हैं। तो आता है हमारा सन्निघर्षण। सन्निघर्षण के अंदर ये देखिए, नदी, पवन, हिमनद, महासागरीय तरंगे, लहरें आदि अपने साथ प्रवाहित मलबे को जब मलबा आपस में टक्कर मारता है, आपस में टकराता है और बारीक होता है, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? अपघर्षण। तो हमने देखा खरोंचने की क्रिया है नदी के तली को और इसको, लेकिन जब ये मलबा आपस में ही रगड़ खाएगा, आपस में ही टकरा टकरा करके टूटेगा और बारीक हो जाएगा, तो फिर इसका नाम चेंज हो जाएगा, उसके कहेंगे हम सन्निघर्षण या एट्रिशन कहते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में भी एट्रिशन या सन्निघर्षण कहते हैं। सन्निघर्षण मतलब निकट आकर के घर्षण होकर के और बारीक होने की क्रिया को सन्निघर्षण कहते हैं, यानी टकरा टकरा करके टूटने की क्रिया होती है इसमें। अब आगे देखते हैं। तो हमारा आता है घोलीकरण या संचारण। देखिएगा, घोलीकरण और संचारण दोनों ही शब्द है। सोलुबिलाइजेशन इसको कहते हैं या कोरेजन कहते हैं। संचारण को कोरेजन भी कहते हैं। कोरेजन हमारा अपघर्षण में भी आता है इंग्लिश में, और संचारण को भी कहा जाता है। तो जल की रासायनिक क्रिया के द्वारा, जो जल है वो चट्टानों के पदार्थों से रासायनिक क्रिया करेगा और खनिज पदार्थों को जल में घोल देगा। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? घोलीकरण या संचारण कहते हैं। अर्थात चट्टानों में घुलनशील पदार्थों को रासायनिक क्रिया के द्वारा या घोल करके, घुलनशील पदार्थों को घोलने की जो क्रिया है जल के द्वारा, वो क्या कहलाती है? घोलीकरण कहलाती है। अब आती है जल गति क्रिया, जिसे हम हाइड्रोलिक एक्शन कहते हैं। तो जल गति क्रिया के अंदर देखिए साथियों, कि जल की गति के कारण चट्टानों के कणों पर पड़ने वाले दबाव से होने वाला जो अपरदन है वो क्या कहलाता है? जल गति क्रिया द्वारा अपरदन कहलाता है। तो इसके अंदर जल की गति, इसके अंदर अवसाद, कंकर, पत्थर, बजरी का योगदान नहीं होगा, स्वयं प्योरली जल का योगदान होगा। और जल अपने दबाव से जिन चट्टानों को उखाड़ करके, जिन चट्टानी कणों को उखाड़ करके, टुकड़ों को उखाड़ करके ले जाएगा, वो क्रिया जल गति क्रिया के अंदर सम्मिलित होती है। इसके बाद हम देखते हैं गुहिकायन। गुहिकायन का मतलब क्या है? कि नदी के अंदर जल बह रहा है और भंवर पड़ जाते हैं। कई बार जल एक ही जगह गोल गोल घूमने लगता है, तो नदी की जल के साथ आए कंकर पत्थर नदी की तली के अंदर गोल ग्राइंडर की तरह काम करते हैं, बिल्कुल गोल गोल घूम करके घिसने का काम करते हैं और एक छोटा सा गर्त बना देते हैं। इस गर्त को हम क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम कहते हैं गुहिकायन। और इस गर्त को हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम? जल गर्तिका। गर्त तो बन गया ना, जल के द्वारा बना है, और जल के द्वारा लाए गए जो क्रियाएं हैं वैसे ही ऐसे होती है जैसे हम किसी पत्थर में या किसी के अंदर ड्रिल मशीन से छेद करते हैं, तो वो भंवर उसी तरीके से गोल गोल घूमता है, अपने साथ मलबे को लेकर घूमता है, कंकर पत्थर बजरी को। तो वो कंकर पत्थर बजरी उस स्थान पर गड्ढा बना देते हैं एक छोटा सा, तो उसे जल गर्तिका या अवनमन कुंड भी कहते हैं। अवनमन कुंड में ज्यादातर होता है ऊपर से नीचे गिरता है पदार्थ, जैसे जलप्रपात के नीचे। तो इस तरीके से ये कुंड या छोटी छोटी गड्ढे जो हैं वो बन जाते हैं। इनको देखते हैं दोस्तों। इसके बाद देखें, जो क्रिया है वो है निलंबन या लटक करके चलने की क्रिया। जब नदी जल के अंदर अपने साथ जिन बारीक पदार्थों को बिना नदी की तली और दीवारों पर टकराए, नदी जल बिल्कुल बारीक बारीक पदार्थों को अपने साथ बहा करके ले जाता है, ना तो वो तली पे टकराते हैं ना दीवारों पर, और नदी के जल में ही रहते हैं। तो ऐसी क्रिया को जो नदी प्रवाहित करके ले जा रही है बारीक कणों को, क्ले को, मिट्टी के कणों को, उस समय तक जब तक वो टकराएगा नहीं तब तक निलंबन या लटक कर चलने की क्रिया उसको कहेंगे। इसके बाद आता है कर्षण या खींच कर चलने की क्रिया, है ना, ट्रैक्शन उसको कहते हैं हम इंग्लिश में। तो इसके अंदर क्या होगा? नदी अपनी तली के अंदर मोटे मोटे कंकर पत्थरों को लुढ़का लुढ़का करके लेके चलती है, और वो तली के अंदर भी टक्करे मार करके पदार्थ को तोड़ते हैं। तो टक्करे मार करके पदार्थों को तोड़ना तो अपघर्षण हो गया, लेकिन लुढ़क करके चलना, लुढ़क करके चलने की, खींच करके चलने की क्रिया, नदी के जल के द्वारा मोटी मोटी चट्टानें, मोटे मोटे कणों को खींच करके ले जाने की क्रिया क्या कहलाती है? कर्षण या खींच कर ले जाना कहलाती है। तो इसके अंदर ध्यान देना है। और उसके द्वारा जो नदी की तली में टूट फूट हो रही है, अपघर्षण हो रहा है, तो उस क्रिया को हम क्या करें? अपघर्षण, जो सबसे पहला हमने देखा था। अब आगे देखते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर आता है परिवहन। और परिवहन के अंदर बलगन या उत्परिवर्तन की बात हम कर रहे हैं। तो बलगन या उत्परिवर्तन क्या है? कि नदी में घुलनशील पदार्थों को अपने जल के अंदर घोलकर ले जाने की क्रिया क्या कहलाती है? बलगन कहलाती है। एक तो था इसके अंदर
घुलीकरण, तो घुल गया, रासायनिक क्रियाएं हुई। और यहाँ पर क्या है, जैसे चीनी का पानी में घुलना, नमक का पानी में घुलना, तो ऐसे पदार्थों का घुलकर नदी के साथ जाना क्या कहलाता है, बलगन या उत्परिवर्तन, सॉल्टेशन इसे कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, नदी कौन कौन से स्थल रूप अपने अपरदनात्मक कार्यों के द्वारा बनाती है। अर्थात जो अपरदन के द्वारा नदी विभिन्न स्थल रूपों का धरातल पर निर्माण करती है, उनमें सबसे पहले आता है वी आकार की घाटी, उसके बाद आता है गॉर्ज, उसके बाद कैनियन, जलगर्तिका, जलप्रपात या वाटरफॉल, प्रपात कुंड, क्षिप्रिकाएं, संरचनात्मक सोपान, नदी विसर्प या गोकुड़ झील और ज्वार नदबों। इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं वी आकार की घाटी। वी शेप वैली या वी आकार की घाटी विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में या नदी की धारा जब तेजी से चलती है तो नदी ऊर्ध्वाधर कटाव, बीच के अंदर उसका वेग अधिक होता है, नदी का मलबा भी अधिक होता है साथ में, तो कटाव अधिक होता है। तो सेंटर भाग का, केंद्रीय भाग का कटाव अधिक होता है ऊर्ध्वाधर, और किनारे वाले भागों का कटाव धीरे धीरे होता है। तो जो नदी की घाटी है वो वी आकार का जो है प्रतिरूप बनाती है, स्वरूप बनाती है, तो उसे हम वी आकार की घाटी कहते हैं। परिभाषा देखें तो नदी अपनी घाटी के केंद्र में अधिक और पार्श्वों पर यानी साइड के अंदर कम अपरदन करती है, अतः नदी की घाटी वी आकृति में निर्मित होती है, जिसे हम वी आकार की घाटी कहते हैं। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर नदी जब नीचे बहती है तो नदी में डूबा हुआ भाग जो है वो भी वी आकार का होता है, और दोनों पर्वतों के ढाल भी वी आकार में होते हैं। तो पूरा का पूरी संरचना हमको वी आकार में दिखाई देती है। अब हम बात करें गोर्ज की, तो गोर्ज एक विशेष घटना है दोस्तों। ये खड़े पार्श्वों वाली सकड़ी और गहरी घाटी होती है, जिसका निर्माण पर्वत श्रेणी को काटकर अपरदित करके नदी एक दिशा से दूसरी दिशा में चली जाती है। अर्थात पर्वत का जब निर्माण हो रहा है और नदी पहले से बह रही है तो नदी के काटने की दर अधिक है, पर्वत की चट्टानों के ऊपर उठने की दर कम है। जब ऊपर उठने की दर कम होती है तो नदी काटती जाती है, लगातार काटती जाती है, और नदी पर्वत श्रृंखला के आर पार समकोण पर काटकर दूसरी तरफ चली जाती है। तो इस प्रकार जो खाई बनेगी, जो गड्ढा बनेगा और जो मार्ग बनेगा, उसे हम गोर्ज कहते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, निर्माण की प्रक्रिया यानी नदी पुरानी होती है और पर्वत श्रृंखला नई होती है, तभी हो सकता है, वरना नदी के द्वारा पर्वत पहले बन जाए फिर नदी के द्वारा काटा जाए, ये बहुत ही मुश्किल है, बहुत असंभव कार्य है एक तरीके से। लेकिन यदि हम ये देखें कि नदी पहले से बह रही है और प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के द्वारा, या हम देखें कि वलित पर्वतों का निर्माण हो रहा है, तो वलित पर्वतों का उत्थान मान लीजिए 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से हो रहा है, और नदी के काटने की दर 3 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है या 2 सेंटीमीटर से अधिक है, तो फिर वो अपना मार्ग बनाए रखेगी, उसी दर से काटती रहेगी, अधिक दर से काटती रहेगी, और उत्थान कम दर से होगा। तो पर्वत के बीच में से होकर के नदी निकल जाएगी। जैसे सिंधु का गोर्ज है, ब्रह्मपुत्र का गोर्ज है, सतलज का गोर्ज है ना, कोलोराडो का गोर्ज है, ऐसे बहुत सारी नदियां रॉकीज में, हिमालय पर्वत के अंदर, इनके अंदर ये गोर्ज बनाती हैं। तो एक निर्माण की प्रक्रिया को ध्यान रखेंगे। अब गोर्ज का बड़ा रूप क्या होता है, तो गोर्ज की अपेक्षा सकड़ा, चौड़ाई तो कम होती है लेकिन गहराई अधिक होती है, ढाल बिल्कुल लंबवत होता है। तो इसी तरीके से ये नदी जो है वो बनाती है। तो कोलोराडो नदी जो है वो बिल्कुल रॉकीज को काट करके गोर्ज बनाती है। ऐसे कोलंबिया नदी, कोलोराडो नदी रॉकीज को काट करके ये गोर्ज बनाती है। ग्रांड कैनियन उत्तरी अमेरिका के अंदर इन्हीं नदियों के द्वारा बना हुआ गोर्ज है, जिसको हम कैनियन कहते हैं, क्योंकि ये बहुत गहरा है और सकड़ा है। नदी उसके बीच में से रॉकीज पर्वतों को काट करके सामने जो दिखाई दे रहा है, ये ग्रांड कैनियन का ही फोटो है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम देखें जलगर्तिकाएं। जैसे मैंने जलगर्तिका या गुहिकायन क्रिया बताया था, इस गुहिकायन क्रिया के द्वारा यानी नदी में निर्मित भंवरों के से छेदन की क्रिया के द्वारा नदी की तली में निर्मित छेद, विभिन्न आकृति के छेद छोटे मोटे सब बन जाते हैं और घूमता रहता है। एक बार छेद बन गया तो भंवर फिर वापस वहीं पर बनेगा, और लगातार भंवर बनने से ये छेद चौड़े होते जाते हैं और काफी बड़े बड़े हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, ऊपर की चट्टान हार्ड होती है, नीचे की कोमल होती है, तो नीचे मटके जैसा छेद बन जाता है। छेद में से नीचे कूदेंगे तो नीचे चले जाएंगे और मटके की साइड की दीवारों पर टकराते रहते हैं और ऊपर वापस नहीं आ पाते जब तक मुख में से सीधा नहीं आते हैं, और ऐसे स्थानों पर नहाने से मृत्यु भी हो जाती है। कई बार हम ऊपर निकल ही नहीं पाते क्योंकि मुख की सीध में आ ही नहीं पाते।
पानी के अंदर दिखाई तो देता नहीं है। तो ऐसी जगहों पर जहाँ जल गर्तिकाएं हों वहां पर कभी भी नदी में पानी अधिक होने पर कूद करके नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि उन जल गर्तिकाओं के छेद में अंदर फंसने के बाद निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। अब हम देखें जलप्रपात। जलप्रपात साथियों जब होता है जब नदी के मार्ग में एक स्थान पर कठोर चट्टान और अगले स्थान पर कोमल चट्टान आ जाती है, चाहे वो क्षैतिज अवस्था में हो और चाहे ऊर्ध्वाधर अवस्था में हो। तो कोमल चट्टानों का पानी के द्वारा अपरदन शीघ्रता से हो जाता है, तो वहां पर गड्ढा निर्मित हो जाता है, जबकि कठोर चट्टानें धीरे धीरे अपरदन होता है, तो पानी ऊपर से नीचे गिरने लगता है, अर्थात पानी ऊपर से ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे गिरे। तो ऐसी संरचना को हम क्या कहेंगे? जलप्रपात या वाटरफॉल कहते हैं। अर्थात पानी का ऊपर से नीचे की ओर गिरना नदी के मार्ग में क्या कहलाता है? जलप्रपात कहलाता है। और जहां नदी का जल नीचे गिरता है वहां गड्ढा बनता है। उससे पहले हम देखें तो एक प्रश्न, निम्न में से कौन सा अपरदनात्मक स्थल रूप है? तो इसमें से देखिए जलप्रपात, लोयस, ड्रमलिन और डेल्टा। तो यहाँ पर देखिए साथियों, लोयस हमने मरुस्थलीय स्थलाकृतियों में पढ़ा है, निक्षेपण से पवन उड़ा के लाती है बारीक बारीक कणों को और बहुत बड़े क्षेत्र में निक्षेपित कर देती है, तो लोयस के पठार और मैदान बनते हैं। इसी तरीके से ड्रमलिन की बात करें तो ग्लेशियर टोपोग्राफी हम लोग पढ़ेंगे, और ड्रमलिन अंडे जैसी या अंडे की टोकरी जैसी चट्टानों को, अंडे जैसी आकृति की चट्टानों को क्षेत्र में बिछा देती है। तो ऐसे स्थलाकृति को जो निक्षेपण से होती है हिमनदों के द्वारा ड्रमलिन कहते हैं। ऐसे ही डेल्टा हम बात करेंगे, नदी जब समुद्र में मिलती है, किसी बड़ी झील के अंदर मिलती है, खाड़ी में मिलती है और ढाल मंद होता है, नदी का वेग भी कम होता है, अवसादों की मात्रा अधिक होती है, तब मुहाने पर बहुत बड़ा निक्षेप मिट्टी का बारीक बारीक कणों का हो जाता है, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। इसके प्रकार आज पढ़ेंगे भी। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर अपरदनात्मक स्थल रूपों में क्या है? जलप्रपात, वाटरफॉल। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। अब देखें जहां जलप्रपात ऊपर है और नीचे पानी गिर रहा है, कंकर पत्थर बजरी भी साथ में नीचे गिर रही है, तो जहां जलप्रपात का पानी गिरता है वहां पर लगातार उन कंकर पत्थर के द्वारा और पानी की चोट के द्वारा गड्ढा बन जाता है, एक गर्त बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रपात कुंड या अवनमन कुंड कहते हैं। प्लंग पुल इंग्लिश में इसे कहा जाता है। तो विशेष रूप से ध्यान देना है, जहां भी जलप्रपात नीचे गिरेगा, जैसे ये पांडुपोल हमारे अलवर के अंदर सिरस्का अभ्यारण्य के अंदर पांडुपोल का चित्र है, तो नदी यहाँ से नीचे गिर रही है और इस जगह पर ऐसा माना जाता है कि भीम ने लात मारी थी। लेकिन ये एक प्राकृतिक घटना भी है कि नदी जब कोमल चट्टानें नीचे आ जाती है तो लगातार पानी नीचे गिरता है और उन कोमल चट्टानों को तोड़ता रहता है, तो वहां पे एक गड्ढा भी निर्मित हो जाता है, और इस गर्त को या इस गड्ढे को हम क्या कहते हैं? अवनमन कुंड कहते हैं या प्रपात कुंड इसे कहा जाता है। अब देखें शिप्रिकाएं। शिप्रिकाएं जब नदी के मार्ग में कोमल कठोर चट्टानें आ जाती हैं, तो कोमल चट्टानों का तो अपरदन हो जाता है, लेकिन कठोर चट्टानें ऊपर उभरी हुई रहती हैं, उसके ऊपर से पानी उछल करके नीचे गिरता है, फिर ऊपर से उछल करके नीचे गिरता है। तो इस तरीके से ऊपर उछल करके पानी का नीचे गिरना छोटी छोटी उभरी हुई चट्टानों के कारण, कठोर चट्टानों के कारण, तो उसे हम क्या कहते हैं? शिप्रिका कहते हैं। ये वास्तव में जलप्रपात निर्माण की प्रारंभिक अवस्था है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके बाद धीरे धीरे नदी के आगे वाली जो कोमल चट्टानें हैं कटती जाएंगी और कठोर चट्टान भी आगे है तो वो भी लुढ़क करके आगे चली जाएगी। तो यहाँ पानी ऊपर से नीचे काफी ऊंचाई से गिरने लगेगा, तो क्या होगा? जलप्रपात होगा। और थोड़ी सी ऊपर उभर करके गिर रहा है पानी, तो उसे हम क्या कहेंगे? शिप्रिकाएं या रिपिल्स कहते हैं। इंग्लिश का टर्म भी ध्यान रखिएगा। अब हम देखें दोस्तों संरचनात्मक सोपान। जब नदी के मार्ग में, जब नदी बह रही है और नदी के मार्ग में क्षैतिज रूप से कठोर कोमल चट्टानें हैं, तो कठोर चट्टानों का अपरदन शीघ्रता से नहीं होता, कोमल चट्टान का अपरदन शीघ्रता से हो जाता है, फिर कठोर चट्टान का अपरदन नहीं होता, और दोनों तटों पर सीढ़ियों जैसी आकृति बन जाती है, जैसे कि यहाँ पर दिखाई गई है। देखिए यहाँ पर फिर ये सीढ़ी बन गई, फिर ये सीढ़ी बन गई, इधर भी यहाँ से आए ये सीढ़ी बन गई, फिर ये सीढ़ी बन गई, फिर ये सीढ़ी बन गई। तो इस तरीके से कठोर कोमल चट्टानों के आने पर क्षैतिज रूप से कठोर कोमल चट्टान आनी चाहिए, बीच में से नदी बह रही है, तो कठोर चट्टानों को काटेगी, फिर नीचे वाली कोमल चट्टान को जल्दी से काट देगी, फिर कठोर चट्टान को कम काटेगी, नीचे वाली कोमल चट्टान को जल्दी से काट देगी। तो इस तरीके से जो स्थल रूप बनेगा, अर्थात दोनों तटों पर सीढ़ियों का जैसा स्थल रूप बनेगा, तो ऐसी संरचना को हम क्या कहते हैं? संरचनात्मक सोपान कहते हैं, स्ट्रक्चरल बेंचेस कहते हैं। जैसे गंगा नदी पर हम सीढ़ियां बना देते हैं घाट की तरह नीचे उतरने के लिए, वैसे ही प्राकृतिक रूप से नदी
कठोर चट्टानों को कम अपर्दन करती है और कोमल चट्टानों का शीघ्रता से अपर्दन करती है। तो ऐसी संरचना बन जाती है प्राकृतिक रूप से, जिसे हम संरचनात्मक सोपान कहते हैं। अब नदी विसर्प की बात करें तो मैदानी भागों में जब नदी आ जाती है तो मैदानी भागों के अंदर नदी थोड़ा सा ही अवरोध आने पर अपना मार्ग बदल करके और घूमती हुई चलती है, आगे लहराती हुई चलती है, सांप की भांति, सर्प की भांति। तो जब नदी के मार्ग में घुमावदार मोड़ पड़ जाते हैं और सांप की भांति लहराती हुई चलती है, तो ऐसे लहराने वाले मोड़ों को हम क्या कहते हैं? नदी विसर्प कहते हैं, है ना, रिवर मियंडर कहते हैं। तो विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, रिवर मियंडर के अंदर मैदानी भागों के अंदर नदी लहराती हुई लहरदार मार्ग में चलती है, यानी घुमावदार मार्ग के अंदर चलती है सांप की भांति। तो उन मोड़ वाले मार्गों को, उन घुमावदार मार्ग को क्या कहते हैं? नदी विसर्प कहते हैं। अब आगे देखें तो इसके अंदर आता है ज्वार नदमुख। अब ज्वार नदमुख एक विशेष परिस्थिति है जब नदी के अंदर ढाल तेज है, धरातल का, नदी की गति अधिक है पानी की, क्योंकि ढाल तेज है तो समुद्र के पास ढाल यदि तेज है और समुद्र गहरा है तो क्या होगा? नदी में तेजी से पानी आएगा, सारे कंकर पत्थर बजरी या जलोढ़ों को समुद्र की गहराई के अंदर उड़ेल देगा, बिना कोई धारा वितरिकाएं बने हुए। तो इस तरीके से तेजी से यदि समुद्र की गहराई अधिक है और नदी के जल का वेग अधिक है ढाल के तेज होने से, तो फिर नदी सारे के सारे मलबे को नीचे की तरफ उड़ेल देती है। तो ऐसे मुख को, जहां नदी समुद्र के अंदर समस्त जल व समस्त अवसादों को उड़ेल दे नीचे और कोई निक्षेपण ना हो पाए, तो ऐसे मुख वी आकार आकृति के ऐसे मुख को हम क्या कहेंगे? ज्वार नदमुख कहते हैं। इसके अंदर एक नदी की मुख्य धारा जो है काफी प्रबल और प्रभावी होती है और वी आकार की कटाव बना करके सीधा का सीधा समुद्र में पूरा का पूरा पानी उड़ेल देती है। तो ऐसे मुख को हम क्या कहते हैं? ज्वार नदमुख कहते हैं। ऐसी बहुत सारी नदियां बनाती है ज्वार नदमुख, जैसे अमेजन नदी, जैसे पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां नर्मदा है, ताप्ती है, शरावती है। इस तरीके की सारी नदियां ज्वार नदमुख बनाती है, जो तीव्र गति से पश्चिमी घाटों से उतर करके और नीचे की तरफ आ जाती हैं। तो ये ज्वार नदमुख हम ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं निक्षेपात्मक स्थल रूपों का। तो निक्षेपात्मक स्थल रूपों में देखिए दोस्तों, जलोढ़ पंख है, जलोढ़ शंकु है, बालुका पुलीन है, प्राकृतिक तटबंध और बाढ़ के मैदान है, डेल्टा है, गोखुर झील है और संप्राय मैदान है। तो ये निक्षेपात्मक यानी नदी के द्वारा जो कुछ बजरी, कंकर, पत्थर लेकर आ रही है नदी, वो नदी अपने मार्ग के अंदर जब उसका वेग कम हो जाता है, पानी का ढलान कम हो जाता है धरातल का, तो नदी के अंदर वहन क्षमता कम हो जाती है, यानी अपने साथ उन कंकर, पत्थर, बजरी और मिट्टी को ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। तो नदी मार्ग में ही उसको छोड़ देती है, विभिन्न स्थानों पर उसका निक्षेपण कर देती है। इस निक्षेपण के द्वारा विभिन्न स्थल रूपों का निर्माण होता है। आइए देखते हैं एक एक करके इनको। अब सबसे पहले हम बात करें तो जलोढ़ पंख या पर्वत पाद पंख भी कहते हैं, एलुवियल फैन कहते हैं इसको। जब नदी पर्वतीय क्षेत्रों से निकल करके नीचे आती है और जैसे ही मैदान में प्रवेश करती है तो इसकी गति कम हो जाती है जल की, क्योंकि समतल धरातल आ जाता है। तो पर्वतों के पद पर यानी पांव के पास नदी अपने द्वारा लाए गए कंकर, पत्थर और बजरी के मोटे कणों को वहीं पर छोड़ देती है और बारीक कणों को लेकर के आगे चलती है जितनी उसकी वहन क्षमता होती है। तो इस अवस्था के अंदर, इस कंडीशन के अंदर नदी का मुहाने पर जैसे ही पर्वत से बाहर निकलती है, एक ढेर सारा वो बन जाता है, मलबा जम जाता है। तो इस मलबे के ढेर को, जो कि आगे बिल्कुल एक गोलाई के अंदर फैला हुआ रहता है काफी दूरी तक, जब नदी में पानी खूब होता है तो इन कंकर पत्थरों को थोड़ा थोड़ा लुढ़का करके आगे तक फैला देती है। तो इस तरीके से ढेर नुमा जो ये आकृति है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी ये आकृति है, जहां पर कंकर, पत्थर, बजरी जम जाती है और इन कंकर पत्थरों से कभी कभी नदी में पानी कम होता है तो नदी अंडरग्राउंड हो जाती है, यानी लुप्त हो जाती है, गुम्फित हो जाती है, गायब हो जाती है। तो इस क्षेत्र के अंदर गुम्फित प्रवाह भी मिलता है, अर्थात नदी इस ढेर के अंदर से होकर के बहती है और फिर आगे जाकर के पुनः तराई के अंदर प्रकट होती है। तो ये क्षेत्र क्या कहलाता है? भावर क्षेत्र भी कहते हैं। और इस पूरे जो आकृति जो बनी है उसे हम जलोढ़ पंख या पर्वत पाद पंख कहते हैं, एलुवियल फैन कहते हैं। तो इसके अंदर विशेष ध्यान देना है, पर्वतों से जैसे ही नदी नीचे उतरेगी, मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करेगी, तो जहां पर्वत और मैदान मिलते हैं यानी पर्वत पदीय भागों के अंदर ये मलबे के ढेर हमको दिखाई देते हैं। और समस्त नदियां इस तरीके के जलोढ़ पंख बनाती है यदि पानी की पर्याप्तता होती है तो। और यदि अर्ध शुष्क प्रदेशों में यदि हम देखें तो अर्ध शुष्क प्रदेशों में यही मलबे का ढेर
तीव्र ढाल वाला होगा, आकार थोड़ा कम होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, जलोढ़ शंकु या शंकु डेल्टा के नाम से भी इसे कह देते हैं। लेकिन ये जलोढ़ शंकु या एलुवियल कोन के नाम से ज्यादा फेमस है। तो अर्ध शुष्क प्रदेशों में नदी के अंदर अवसादों की मात्रा तो रहती है, लेकिन पानी की मात्रा कम रहती है। तो जैसे ही पर्वत पदीय भागों में नदी आती है, पर्वतों से नीचे उतरकर, तो तुरंत मलबे का ढेर वहीं पर छोड़ देती है और धीरे धीरे कम पानी आगे की ओर चलता है, क्योंकि उसकी वहन क्षमता ढाल के कम होने के कारण कम हो जाती है। तो इस तरीके से पर्वत पदीय भागों में एक शंकु के आकार में काफी तीव्र ढाल वाला, एक जैसे आइसक्रीम का कोन है, उल्टा रख दिया हमने, इस तरीके का आकृति मलबे की बन जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, जलोढ़ शंकु कहते हैं। और ये अधिकांशतया उन क्षेत्रों में होता है जहां पर्वतीय भागों के अंदर तो तीव्र ढाल है, अर्थात नदी के अंदर मलबा अधिक है, लेकिन अर्ध शुष्क प्रदेश है, पानी की मात्रा कम है। तो जैसे ही नदी मैदानी भागों में आएगी, समस्त मलबे को एक साथ वहां छोड़ देगी, तो इससे तीव्र ढाल वाला एक शंकुनुमा ढेर बनेगा, जिसको भावर प्रदेश भी हम कहते हैं। तो इस भावर प्रदेश को जहां तीव्र ढाल है तो जलोढ़ शंकु कहेंगे, मंद ढाल है तो जलोढ़ पंख कहेंगे। और मंद ढाल कौन बनाएगी, जब नदी के अंदर मात्रा पानी की और अवसादों की दोनों की अधिक होगी, तो काफी दूरी तक अवसाद जमेंगे। तो काफी दूरी तक है तो जलोढ़ पंख, जैसे पिछली वाली स्लाइड में देखा था। और यदि तीव्र ढाल वाला ढेर है तो जलोढ़ शंकु बनता है, जैसा कि चित्र में देख पा रहे हैं आप। अब देखते हैं एक प्रश्न, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसके अंदर से सुमेलित कौन सा नहीं है, जलोढ़ पंख नदी के द्वारा बनता है, हमने देखा। हिमोड़, हिम आ रहा है तो हिमानी के द्वारा बनता है। ऐसे ही वात गर्त, वात है तो वायु के द्वारा बनेगा, अपवाहन गर्त हमने देखा था। एस्कर, एस्कर अभी तक हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि ग्लेशियर टोपोग्राफी है। जब हिमोड़ जमने लगते हैं, पानी पिघल करके आगे बहने लगता है, तो उसके द्वारा हिम और नदी के द्वारा बनता है, वायु के द्वारा नहीं। तो यही आंसर हमारा इसमें सही हो जाएगा। तो इस तरीके से एस्कर या वायु के द्वारा बनने वाला नहीं है, ये हिमानी के द्वारा बनने वाला है। तो यही सुमेलित नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम, बालू का पुलिन। तो देखिए, नदी के तटीय क्षेत्रों के अंदर, जब नदी मैदानी क्षेत्रों में बहती रहती है और तटीय क्षेत्रों के अंदर जो है काफी बड़ी मात्रा के अंदर, काफी लंबाई के अंदर बालू रेत का जमाव हो जाता है और बहुत ही मंद ढाल वाला क्षेत्र होता है, तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, इस समस्त क्षेत्र को हम कहते हैं बालू का पुलिन। ये ज्यादातर सागरीय तटीय स्थलाकृतियों के अंदर पढ़ा जाता है, लेकिन नदियां भी जहां मैदानी क्षेत्र होता है, कुछ पर्वत पठारी क्षेत्र के बीच में से नदियां बह रही होती हैं, तो वहां पर मिट्टी का जो किनारों पर जमाव होता है मंद ढाल वाला, उसे भी हम नदी द्वारा निर्मित बालू का पुलिन कहते हैं। इसके बाद देखें साथियों, बाढ़ का मैदान। नदियां जब पर्वतीय क्षेत्रों से बह करके मैदानी क्षेत्रों में आती है और वर्षा काल के अंदर जब तीव्र वर्षा होती है, तो बहुत पानी पहाड़ी क्षेत्रों से आता है और काफी बड़े क्षेत्र के अंदर बारिश का पानी फैल जाता है, जिसे हम बाढ़ के नाम से भी जानते हैं। तो नदियां अपने इन बाढ़ के मैदानों का विकास कर रही होती है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों से जो कुछ कंकर, पत्थर, बजरी, मिट्टी नदी के पानी के साथ आया है, इन मैदानी क्षेत्रों में निक्षेपित हो जाता है बाढ़ के पानी के साथ। तो जहां जहां तक बाढ़ का पानी फैलता है, वहां वहां तक हम इसे क्या कहते हैं, बाढ़ का मैदान कहते हैं। तो बाढ़ के समय नदी द्वारा एक परत मिट्टी की जो है, वो जलोढ़ों की परत का निक्षेपण होता है जिन जिन क्षेत्रों तक, वो समस्त क्षेत्र बाढ़ का मैदान कहलाता है। तो इसी नदी के अंदर, जैसे मान लीजिए शुष्क काल में तो नदी यहाँ अपने मार्ग में बह रही है, लेकिन जब बाढ़ आती है तो ये समस्त क्षेत्रों के अंदर पानी भर जाता है, इन समस्त क्षेत्रों में पानी भर जाता है, यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक। तो ये समस्त क्षेत्र क्या कहलाता है, नदी के बाढ़ का मैदान कहलाता है। और यहाँ पर दोमट मिट्टी का जो है निक्षेपण हो जाता है। जहां जहां तक बाढ़ का पानी पहुंचता है उसे हम खादर प्रदेश कहते हैं। और प्राचीन काल में जहां जहां तक पहुंचता था, प्राचीन काल में जहां जहां तक मिट्टी जमाई है नदी ने, उसे हम बांगड़ प्रदेश कहते हैं। तो खादर और बांगर प्रदेश भी इसके नाम से जाने जाते हैं। तो बाढ़ के मैदान का पुराना भाग क्या कहलाएगा, बांगर। और नवीन, जहां प्रतिवर्ष एक मिट्टी की परत नदी के बाढ़ के समय पर जमती है, उस क्षेत्र को हम खादर प्रदेश कहते हैं। तो नदी के पास वाला क्षेत्र जहां जहां पानी हर साल पहुंचता है, वो वाला तो खादर प्रदेश हो गया। और जहां प्राचीन काल में पहुंचा करता था पानी, जब बहुत अधिक वर्षा होती थी, तो वो समस्त भाग नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी से ही बना है। तो पुरानी दोमट मिट्टी है वहां पर, तो उसको हम बांगड़ प्रदेश कहते हैं। तो इस तरीके से पहाड़ से लेके चलें तो जो जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु बना, उसे हम भावर कहते हैं। उसके बाद उस भावर से नदी की समस्त तराएं वापस धरातल पे आ जाती है, तो उस भाग को हम तराई कहते हैं। और बाढ़ के आगे भाग में जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है नदी का,
वो खादर प्रदेश कहलाता है, और प्राचीन समय पर जमाई गई दोमट मिट्टी का जो मैदानी भाग है उसे हम बांगर प्रदेश कहते हैं। तो कुल मिलाकर पहाड़ से लेकर के और नदी के डेल्टा तक का जो मैदानी भाग है उसके अंदर ये 4 संरचनाएं, पर्वत के पास हमें भावर दिखाई देता है, उससे आगे फिर हम क्या कहते हैं, तराई, और उसके बाद हम बांगर और खादर एक साथ देखते हैं। ये नदी के आसपास का निचला क्षेत्र तो जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी जाता है खादर, और जहाँ पर प्राचीन काल की दोमट मिट्टी जमी हुई है वो बांगर प्रदेश कहलाता है। तो ये ऊंचा भाग क्या कहलाएगा, बांगर प्रदेश, और जहाँ प्रतिवर्ष पानी जा रहा है वहां पर खादर प्रदेश। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्राकृतिक तटबंध किसे कहते हैं, तो इसको समझें कि नदी जब बाढ़ के मैदानों में प्रवाहित हो रही है, मंद मंद गति से चल रही है, तो किनारों पर गति बहुत कम हो जाती है पानी की, जबकि केंद्रीय भाग में गति तेज रहती है। तो किनारों पर जो भी अवसाद लाती है नदी, धीरे 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 किनारों के ऊपर जमता जाता है, और किनारे जल से भी ऊंचे हो जाते हैं नदी के हिचकोले खा कर पानी का। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये ऊंचा हो जाता है, और नदी अपना मार्ग स्वयं बना लेती है। दोनों तट जो हैं, तटों की दीवारें स्वयं बजरी, कंकर, पत्थर और मिट्टी के निक्षेपण से बनती जाती है। तो इस तरीके से पूरी की पूरी एक डोली बन जाती है, एक तरीके से ये माने मार्ग के अंदर। तो ये जो डोली नुमा आकृति बन गई, कटक नुमा आकृति बन गई, एक मिट्टी की पहाड़ी नुमा आकृति दोनों किनारों पे बन जाती है, थोड़े ऊपर उठी हुई, और जिसके ऊपर पेड़ पौधे भी उग जाते हैं। तो ऐसी आकृति को हम कहते हैं प्राकृतिक तटबंध, क्योंकि नदी के द्वारा प्राकृतिक रूप से अपने आप बने हैं। इसमें कोई दूसरी शक्ति का योगदान नहीं है, स्वयं नदी का ही योगदान है कि वो तटीय क्षेत्रों में कुछ अवसादों को छोड़ते हुए चलती है, निक्षेपित करते हुए चलती है। तो इसी परिणाम से, इसी गतिविधि से, इसी क्रिया से दोनों साइड में तटबंध बन जाते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक तटबंध। अब देखते हैं डेल्टा। जब नदी समुद्र में मिल रही होती है, किसी बड़ी झील में मिल रही होती है, जो कि उसका अंतिम भाग होता है नदी का, तो वहां पर नदी जाकर के समुद्र में या बड़ी खाड़ियों में या झीलों के अंदर मिल जाती है, तो पृथ्वी के धरातल का ढाल बहुत ही मंद हो जाता है, नदी की गति पानी की बहुत कम हो जाती है। तो नदी अपने साथ लाई हुई बारीक कण, मिट्टी के, क्ले के कण, कांप मिट्टी के कण भी निक्षेपित कर देती है। तो इस तरीके से कांप का जो निक्षेप है वो बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर नदी में हो जाता है। अनेक धाराओं में बढ़ जाती है नदी, अनेक वितरिकाओं के अंदर बढ़ जाती है मुख्य धारा, अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है जिसे हम वितरिकाएं कहते हैं। और इस तरीके से नदी के अंदर जो है, जहां समुद्र में मिल रही है वहां पर मिट्टी के ढेर बनने लगते हैं, और इन्हीं मिट्टी के ढेर की को हम क्या कह रहे हैं, डेल्टा कह रहे हैं। अर्थात नदी जहां पर भी अंतिम जगह मिलेगी उस जगह कुछ निक्षेपण कर देती है, क्योंकि ढाल कम होता है, और ढाल कम होगा तो वहां पर मिट्टी कांप का निक्षेपण अधिक हो जाता है। अधिक होने से उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, डेल्टा कहेंगे। और डेल्टा क्यों कहा जाता है, तो देखिए इसका आकार कैसे हो गया, बिल्कुल डेल्टा के समान, एक कर्व के समान, एक कर्व के रूप में डेल्टा के समान इसका आकृति हो जाती है, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, डेल्टा कहते हैं। इसमें देखते हैं दोस्तों कि नदी किस किस प्रकार का डेल्टा बनाती है। तो प्रतिरूप या आकृति के आधार पर ये 4 आकार हैं। चापाकार डेल्टा या धनुषाकार डेल्टा भी कहते हैं इसे, अर्धचंद्राकार डेल्टा भी कहते हैं, पक्षी पंजाकार डेल्टा या बर्ड फुट आकार का डेल्टा भी इसे कहा जाता है, भगनाकार डेल्टा, ट्रंकेटेड या कटा फटा डेल्टा इसे कहा जाता है, और ज्वार नदमुख डेल्टा। ये आकार और आकृति के आधार पर नाम है। इसी तरीके से हम विस्तार के आधार पर नाम देखें तो देखिए साथियों, विस्तार के आधार पर नाम के अंदर आता है सबसे पहले प्रगतिशील डेल्टा, प्रोग्रेसिव डेल्टा। दूसरा आता है पाली युक्त डेल्टा, यानी भुजाओं के अंदर पार्श्ववर्ती जो वितरिकाएं हैं, साइड की जो वितरिकाएं, उनके अंदर विकास अधिक होगा, मुख्य वितरिका पर अवरुद्ध हो जाता है। ऐसे ही अवरुद्ध डेल्टा, जहां पर नदी के अंदर अवसाद की मात्रा ही खत्म हो जाती है, यानी बहुत नगण्य रूप से अवसाद वहां तक पहुंच पाते हैं। तो ऐसे जगहों पर अवरुद्ध यानी डेल्टा का विकास रुक जाता है। और परित्यक्त डेल्टा, अर्थात नदी ने अपने डेल्टा को छोड़ दिया, मार्ग परिवर्तित करके दूसरी जगह डेल्टा बना रही है। तो आइए देखते हैं एक एक करके इनको। अब इसके अंदर बात करें चापाकार डेल्टा, तो इसके अंदर ये पूछा जाता है बहुत बार, धनुषाकार डेल्टा या अर्धचंद्राकार डेल्टा, आर्क्वेट डेल्टा इसके हम कहते हैं। तो इसके अंदर साथियों, जब नदी के अंदर मुख्य धारा द्वारा कांप का निक्षेपण अधिक और सहायक जो अगल बगल की वितरिका हैं, पार्श्विक वितरिकाएं हैं, जो सारी धाराएं अलग हुई है नदी से, उनके अंदर अपेक्षाकृत कम मिट्टी का जमाव होता है, निक्षेपण कम होता है, तो मुख्य धारा आगे की तरफ ज्यादा जमाव करती है। तो एक चाप की आकृति के अंदर, बिल्कुल नहीं, चाप की आकृति के अंदर डेल्टा बनता है। अर्थात
मिट्टी का कांप का निक्षेपण एक चापाकार रूप में होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अर्धचंद्राकार, धनुषाकार या चापाकार डेल्टा कहते हैं। इसके अंदर हम बात करें तो नील नदी का डेल्टा बहुत ही बेस्ट उदाहरण है इसका। इसी तरीके से गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो सुंदरवन का डेल्टा है, ये भी एक चापाकार डेल्टा है। राइन नदी का डेल्टा है, रोन नदी का डेल्टा है, नाइजर का है, डेन्यूब का है, नील नदी, पो नदी, सिंधु नदी, इरावदी नदी, ऐसे अनेक और नदियां हैं। लेकिन ये 8-10 नदियों का नाम तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि ये चापाकार डेल्टा बनाती हैं। तो विशेष रूप से नील, गंगा ब्रह्मपुत्र, राइन, नाइजर, डेन्यूब, इनको सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। तो इसके अंदर ध्यान रखिएगा दोस्तों, नील नदी का डेल्टा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है चापाकार डेल्टा का। इसके साथ साथ गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जिसे हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं, राइन का, नाइजर का, डेन्यूब, ये नदियों के डेल्टा को ज्यादा बार पूछा जाता है। सिंधु और पो नदी, इटली की पो नदी है, सिंधु हमारी पाकिस्तान के अंदर कराची के पास ये डेल्टा बनाती है। तो यही है हमारा, देखिए बिल्कुल चाप के आकृति के अंदर आगे बढ़ता हुआ डेल्टा है। जैसे जैसे धाराएं आगे जा रही हैं, डेल्टा आगे की तरफ बढ़ रहा है और बिल्कुल डेल्टा के आकार में नील नदी का डेल्टा हम देख पा रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों, दूसरा आता है पक्षी पंजाकार डेल्टा, बर्ड फुट डेल्टा इसे कहते हैं। जब टोड़े महाद्वीपीय मग्न तट होते हैं, यानी कम गहराई में डूबे हुए मग्न तट हैं टोड़े, और नदी की धारा के अंदर अवसाद भी अधिक है, पानी भी अधिक है, तेजी से आगे जा रहा है मुख्य धारा के साथ, सहायक वितरिकाओं के साथ कम अपर्दन का जो निक्षेपण है वो कम हो रहा है, आगे की तरफ कम बढ़ पा रही है, मुख्य धारा आगे तक जा रही है। तो बिल्कुल पक्षी के पंजे की आकृति के अंदर, ये देखिए पक्षी के पंजे की आकृति के अंदर ये निक्षेपण होता है इस तरीके से, जैसे पक्षी का पंजा हो, बिल्कुल एक पीछे की तरफ अंगूठे की तरह और आगे की तरफ 2-3 धाराएं, इस तरीके से पक्षी के पंजे के समान निक्षेपण होता है। मुख्य धारा के साथ ज्यादा निक्षेपण होता है, साइड की धाराओं के साथ अलग से निक्षेपण होता है, और धाराएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। डेल्टा के अंदर अलग अलग शाखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। तो ऐसे डेल्टा को हम क्या कहते हैं, पक्षी पंजाकार डेल्टा, यानी इसका आकृति हमें पक्षी के पंजे के समान दिखाई देती है। तो मिसिसिपी का जो डेल्टा है वो पक्षी पंजाकार डेल्टा हमको विश्व के अंदर एक उदाहरण के रूप में दिखाई देता है। अब इसके बाद देखें दोस्तों, भग्नाकार डेल्टा। भग्नाकार डेल्टा का मतलब होता है कटाफटा डेल्टा, ट्रंकेटेड डेल्टा। जब तीव्र गति वाली सागरीय लहरें डेल्टा का विच्छेदित कर देती हैं, अर्थात जिस क्षेत्रों के अंदर नदी का डेल्टा है और सागरीय लहरें, ज्वारीय लहरें ज्यादा आती हैं और अपने डेल्टा को तोड़ करके समुद्र के अंदर अवसादों को ले जाती हैं, तो ऐसे डेल्टा को हम क्या कहते हैं, भग्नाकार डेल्टा। तो ये कैसा होगा, मुख्य धारा है यहाँ पर और ये सहायक धाराएं हैं। तो इस तरीके से महासागर के अंदर टूटा फूटा डेल्टा होगा, टेढ़ा मेढ़ा डेल्टा होगा, यहाँ पर इसका निक्षेपण होगा और ये सहायक धाराएं यहाँ पर है, मुख्य धाराएं यहाँ पर है। तो इस तरीके से जो डेल्टा बनेगा, टूटा फूटा टेढ़ा मेढ़ा डेल्टा, कोई आकृति विशेष उसके अंदर नहीं होगी, कट फट जाएगा, तोड़ करके डेल्टा को ले गई लहरें, तो टेढ़ी मेढ़ी आकृति वाला, कहीं पर छोटा है, कहीं पर बड़ा है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो ऐसी आकृति वाले डेल्टा को हम क्या कहेंगे, कटाफटा डेल्टा या ट्रंकेटेड डेल्टा इसे कहा जाता है। अब आगे देखें, ज्वार नदमुख डेल्टा। क्योंकि ज्वार नदमुख में विशेष बात क्या है कि जब नदी का वेग अधिक होता है और मुहाने पर समुद्र की गहराई भी अधिक होती है, तो नदी वी आकृति की घाटी बनाकर समस्त अवसादों को समुद्र में डाल देती है। लेकिन लंबे समय तक जब समुद्र में डालती रहती है तो समुद्र के आगे का भाग भी काफी हद तक भरने लगता है अवसादों से। तो ऐसे समय पर दीर्घ काल के अंदर नदी अपने साइडों के अंदर जो है निक्षेपण करने लगती है। जैसे ये देखिए, यहाँ पर ज्वार नदमुख है, नदी की धाराएं आकर के यहाँ पे गिर रही है, तो बिल्कुल एक रूप में आगे की तरफ निकलता हुआ जो डेल्टा है वो डेल्टा क्या कहलाता है, ज्वार नदमुख डेल्टा कहलाता है। लंबे समय तक, दीर्घ काल तक ज्वार नदमुख में से मालवा जाता रहता है, समुद्र का आगे का गहरा भाग भर जाता है, तो फिर नदी अपने साइड के अंदर उस वी आकार की घाटी में उस ज्वार नदमुख के अंदर निक्षेपण करने लगती है। तो इस प्रकार का जो डेल्टा है वो मैकेंजी नदी बनाती है, जैसे अफ्रीका की ओब नदी बनाती है रशिया की, इसी तरीके से येनेसी नदी रशिया की बनाती है, नर्मदा नदी पर भी साइड में थोड़ा थोड़ा जमाव होने लगा है, ऐसे ही ताप्ती नदी है, एस्केम्बिया नदी है, हडसन नदी है यूएसए के अंदर। तो ये नदियां, ये वाला डेल्टा एस्केम्बिया नदी का डेल्टा ही है। तो इस तरीके से यदि हम देखें दोस्तों, ये फ्लोरिडा जो प्रायद्वीप है उसके अंदर यूएसए के अंदर एस्केम्बिया नदी है, ये ज्वार नदमुख डेल्टा इस तरीके का बनाती है। आगे हम देखें तो प्रगतिशील डेल्टा, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, प्रोग्रेसिव डेल्टा, इसका मतलब लगातार निक्षेपण सहायक
वितरिकाओं के द्वारा भी और मुख्य नदी के द्वारा भी लगातार निक्षेपण चल रहा है और नदी का डेल्टा का विस्तार लगातार ही जारी है, तो ऐसे डेल्टा को हम क्या कहते हैं? प्रगतिशील डेल्टा कहते हैं। इसके अंदर गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, नील नदी का डेल्टा, ये चापाकार डेल्टा के भी उदाहरण है और प्रगतिशील डेल्टा का भी उदाहरण है, क्योंकि लगातार इनका विकास हो रहा है, लगातार निक्षेपण कर रही है नदियां। जैसे हुआंगो नदी का डेल्टा है, जो नया वाला डेल्टा है, इस तरीके के डेल्टा को हम क्या कहते हैं? प्रगतिशील डेल्टा कहते हैं। इस तरीके से और देखें पाली युक्त डेल्टा, तो इसके अंदर विशेष बात है सर। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, जब नदी की पार्श्वीय वितरिकाएं यानी जो सहायक वितरिकाएं, मुख्य वितरिका पर विकास रुक गया, वहां पर निक्षेपण रुक गया, लेकिन सहायक वितरिकाओं पर लगातार मिट्टी का निक्षेपण जारी है, तो सहायक वितरिकाओं के अंदर ज्यादा विकास हो जाता है और डेल्टा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये तो मुख्य धारा है नदी की। अब सहायक वितरिकाओं की धाराएं आगे तक निकल गई, सहायक वितरिकाओं की धाराएं तो आगे तक निकल गई और मुख्य धारा पर अवसादों का जमान रुक गया, तो ऐसे डेल्टा के निक्षेपण को हम क्या कहेंगे? पाली युक्त डेल्टा कहेंगे। तो सहायक वितरिकाओं के पास क्या हो रहा है? सहायक वितरिकाओं के पास निक्षेपण अधिक हो रहा है, तो इस तरीके से बीच में से घुमा हुआ डेल्टा हमें दिखाई देगा। तो बीच में से पीछे की तरफ और दोनों भुजाओं को आगे की तरफ समेटे हुए, तो ऐसे डेल्टा को हम क्या कहेंगे? पाली युक्त डेल्टा कहते हैं। तो विशेष ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जो सहायक वितरिकाएं हैं, पार्श्ववर्ती वितरिकाएं हैं, जो नदी की सहायक शाखाएं हैं जो हुई हैं, उन पर डेल्टा का निर्माण निरंतर जारी है, मुख्य शाखा पर अवरुद्ध आ गया है, तो ऐसे डेल्टा को हम पाली युक्त डेल्टा कहते हैं। अब देखें हम अवरुद्ध डेल्टा, जिसके अंदर मुख्य धारा और वितरिकाओं सब पर ही विकास रुक जाए, अर्थात नदी के अंदर अवसादों की मात्रा ही बहुत कम हो जाए, तो ऐसे डेल्टा को हम क्या कहेंगे? अवरुद्ध डेल्टा कहते हैं, ब्लॉक डेल्टा कहते हैं, क्योंकि इसका विकास समुद्र की ओर आगे की ओर रुक गया है, स्थिर हो गई है। जो डेल्टा है वो स्टेबल हो चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि जहां से नदी का जल आ रहा है उन क्षेत्रों के अंदर अपर्दन की क्रियाएं नगण्य हो गई हैं और लगभग समतल प्राय मैदान को प्राप्त कर चुकी है नदी। धीरे धीरे पानी को ला रही है और समस्त अवसादों को पहले ही छोड़ देती है नदी। तो इस तरीके से जब नदी के अंदर अवसादों की मात्रा बहुत कम हो जाती है तो डेल्टा अवरुद्ध हो जाता है। जैसी संरचना प्राचीन काल में बनी थी वैसी की वैसी ही रहती है, आगे की ओर वृद्धि नहीं हो पाती है। तो ऐसे डेल्टा को हम ब्लॉक डेल्टा या अवरुद्ध डेल्टा कहते हैं। अब इसके अंदर देखें परित्यक्त डेल्टा, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, अबेंडेंड डेल्टा इसके कहते हैं, यानी परित्याग कर दिया नदी ने डेल्टा को। जब नदी अपना मार्ग बदल ले और पुराने डेल्टा को छोड़ दे और अन्यत्र जाकर दूसरी जगह जाकर नया डेल्टा बनाने लग जाए, तो जो पुराना वाला डेल्टा है उसे हम क्या कहते हैं? परित्यक्त डेल्टा। और ऐसा एक उदाहरण हमें शांटुंग प्रायद्वीप के पास हुआंगो डेल्टा का मिलता है। तो हुआंगो नदी जो चीन की पीली नदी या चीन का शोक भी कहलाती है, इसने अपने प्राचीन डेल्टा को छोड़ दिया और आगे एक शांटुंग द्वीप था, वहां तक डेल्टा का विकास किया और उत्तर की ओर मुड़ गई। तो उत्तर की ओर मुड़ करके अब पोहाई की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है और डेल्टा बनाती है। लेकिन प्राचीन डेल्टा, जिसको हम शांटुंग डेल्टा कहते हैं, कौन सा नाम है? शांटुंग डेल्टा इसे कहते हैं। तो शांटुंग जो डेल्टा वाला भाग है वो परित्यक्त डेल्टा है और नया डेल्टा पोहाई की खाड़ी में ये बनाती है। तो इस तरीके से परित्यक्त डेल्टा का उदाहरण एक हमें मिलता है। अब हम बात करें गोखुर झील की, यानी ऑक्सबो लेक की। जब नदी विसर्पाकार मार्ग में बह रही है मैदानों के अंदर और बारिश के समय या तीव्र गति से जब बाढ़ आ जाए तो फिर विसर्प को छोड़कर नदी कटाव करती है और सीधा मार्ग में अपनाती है, तो अपने विसर्प को छोड़ देती है, दोनों तरफ के विसर्पों को छोड़ती जाती है। तो जब विसर्प का अवशिष्ट भाग जो होता है वो गोखुर के समान होता है, गाय के खुर या बैल के खुर के समान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गोखुर झील कहते हैं, क्योंकि उसमें पानी भरा हुआ रह जाता है। तो पहले मान लीजिए नदी इस तरीके से बह रही थी, अब इस जगह पानी बहुत अधिक आया तो नदी ने अपना मार्ग बदल लिया, इस भाग को छोड़ दिया, इस भाग को भी छोड़ दिया, विसर्प को छोड़ दिया और लगभग सीधा बहने लगी। तेजी से बाढ़ आई तब सीधा बहने लगी, कटाव हो गया, निक्षेपण तो हुआ नहीं, कटाव करके और सीधा मार्ग अपना लिया नदी ने। तो जो ये अवशिष्ट भाग है विसर्प का, उसे हम क्या कहेंगे? गोखुर झील कहेंगे। यानी विसर्प का जो घुमावदार भाग था, उस घुमावदार भाग में पानी भरा रह गया, धीरे धीरे सूख करके कीचड़ हो जाएगा, या वर्षा काल का पानी इकट्ठा होता रहता है, जब तक वो पानी रहता है तब तक उसे गोखुर झील कहते हैं और नदी सीधी बहने लग जाती है। यानी नदी ने अपर्दन करके अपना सीधा मार्ग दूसरा निकाल लिया, विसर्प को छोड़ दिया।
तो ऐसे टूटे हुए विसर्पों, अवशिष्ट विसर्प को हम क्या कहेंगे? गोखुर झील कहते हैं। अब देखें एक प्रश्न, गोखुर झील की स्थलाकृति निर्मित होती है, बताइए। युवावस्था में नदी के कटाव में, नदी द्वारा परिवहन की क्रिया से, या प्रौढ़ अवस्था में नदी के कटाव में, और वृद्धावस्था में नदी के निक्षेपण से। तो यहाँ पर क्या आएगा? प्रौढ़ अवस्था के अंदर नदी के अंदर जब कटाव होता है, सीधा मार्ग अपना लेती है और अपने विसर्प को छोड़ देती है, तो ये आंसर हमारा इसमें हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आकृति का संबंध नदी के कार्यों से नहीं है? ये ध्यान रखिएगा, नहीं है। तो जलप्रपात अपर्दन का कार्य है, गोखुर झील ये भी अपर्दन के कार्य से है, और वी आकार की घाटी ये भी अपर्दन से बनती है। लेकिन बरखान जो है वो नदी का कार्य नहीं है, ये पवन का कार्य है, निक्षेपण का। तो ये हम पढ़ चुके हैं। बरखान अर्धचंद्राकार अनुप्रस्थ बालुका, ये एक विशेष रूप अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप के रूप में जाना जाता है। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। संप्राय मैदान। संप्राय मैदान के अंदर देखिए दोस्तों, जब नदी बहुत लंबे समय तक, लाखों करोड़ों साल तक बहती रहती है, समस्त पहाड़ियों को और पठारी क्षेत्रों को काट करके लगभग कम ढाल वाला, बहुत ही मंद ढाल वाला मैदान बना देती है संपूर्ण भाग को, और नदी मैदानों में लहराते हुए चलती रहती है। संप्राय मैदान उसे कहते हैं, जहां पर फीचरलेस अवस्थाएं आ जाती है, यानी पहाड़ियां खत्म हो गई, लगभग छोटी मोटी टेकरियां बची हुई है मोनेड नॉक के रूप में, क्योंकि अत्यधिक कठोर चट्टानें नदी के मार्ग के अंदर या नदी के साइड के अंदर बच जाती हैं, तो उन भागों को हम मोनेड नॉक कहते हैं। तो मोनेड नॉक ध्यान रखिएगा कि नदी अपने अपर्दन की अंतिम अवस्था में जब संपूर्ण धरातल को समतल कर दिया, तो कुछ अवशिष्ट छोटी छोटी चट्टानें बच जाती हैं। उन उभरी हुई चट्टानों को हम मोनेड नॉक भी कहते हैं। ये डेविस ने अपने अपर्दन चक्र में बताया था, तो ये नाम भी ध्यान रखेंगे। अब हम बात करें अगले प्रश्न की। सुमेलित कीजिए, इसमें सुमेलित करना है हमें। नील ज्वार नदमुख डेल्टा बनाती है क्या? मिसिसिपी चापाकार डेल्टा, नर्मदा पक्षी पंजाकार डेल्टा है उधर, और टाइबर, तो इसको मिलाना है हमें। तो सबसे पहले हम बात करें तो नील नदी कौन सा डेल्टा बनाती है? चापाकार बनाती है, हमने देखा था। मिसिसिपी डेल्टा पक्षी पंजाकार डेल्टा बनाती है, और नर्मदा डेल्टा ज्वार नदमुख का डेल्टा बनाएगी, कुछ निक्षेपण जारी भी है इसका। और टाइबर नदी जो है वो अग्रवर्ती डेल्टा बनाती है, यानी विकसित डेल्टा यानी प्रोग्रेसिव डेल्टा बनाती है। तो इसके अंदर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। दूसरे का पहला, ए का दूसरा आ जाएगा, और बी का तीसरा, और सी का पहला, और डी का चौथा हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा हो गया। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नदी प्राकृतिक तटबंध बनाती है, हिमनद सर्क बनाते हैं, हिमनद का पढ़ेंगे हम। पवन, यहाँ पर पवन जो है वो टोम्बोलो नहीं बनाती। टोम्बोलो एक ऐसी स्थलाकृति है जो समुद्र तट को, महाद्वीपीय तट को किसी द्वीप से जोड़ती है। एक पहाड़ी, एक मिट्टी का जमाव, एक टापू को, पहाड़ी क्षेत्र को या टापू को तट से जोड़ने वाला मिट्टी का जमाव टोम्बोलो कहलाता है। तो ये समुद्री लहरों के द्वारा होता है, तो ये पवन के द्वारा नहीं होता, और पवन स्टीप बालू का स्तूप बनाती है। तो आंसर हमारा असुमेलित कौन सा है? सुमेलित नहीं है, वो बी नहीं होगा। ये थे हमारे नदी द्वारा निर्मित विभिन्न स्थल रूप। तो साथियों, आज हमने विभिन्न स्थल रूपों को देखा, और इसको बिल्कुल पक्का मजबूत करके और तैयार कर लीजिए। 1 से 2 प्रश्न फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर और एनसी जो हमारा नेट का पेपर है वो उसके अंदर जरूर पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।